ऐसे हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से ही धर्म और सियासत का एक गठजोड़ रहा है और धर्म को लेकर सियासत होती रही है और धर्म के नाम पे सियासी फ़ायदा उठाया जाता रहा है। और अगर हिंदुस्तान में राइट की हिस्ट्री देखा जाए, ज़्यादातर जो राइट हुए भारत में वो राइट किसी मजहबी त्यौहार के बाद ही हुए हैं। लेकिन 2014 के बाद एक नई किस्म की हमने मुहिम देखा कि मस्जिदों के बाहर नारेबाजी और फिर राइट होना, फिर मुसलमानों के मकानात को तोड़ दिया जाना, इस तरह की हमने देखा है। इस तमाम वाक़यात को इस पर फाइलिंग किताब आई है, वेपनाइजेशन ऑफ द हिंदू फेस्टिवल। इस किताब को दो अहम शख्सियात जो है इरफान अली इंजीनियर और मुहतरमा नेहा धाबरे ने मुश्तरका तौर पर लिखा है। और ये सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलर हिंदुस्तान का वो इदारा है जो निफ्स सदी से 50 सालों से मुल्क में सेकुलर रवायात और लिबरल सोसाइटी की तामीर करने में अहम किरदार अदा किया है। आज हमारी खुशनसीबी है कि इंसाफ न्यूज़ ऑफिस में ये दो अहम मेहमान तशरीफ लाए हैं। आप दोनों हज़रात का खैर मकदम इंसाफ न्यूज़ में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस किताब को लिखने के पीछे मंशा, ये असल मकसद क्या था आपका? एक्चुअली ये रामनवमी प्रोसेशन को लेकर 2022 और 2023 में बहुत सारे दंगे हुए और उसकी रिपोर्टिंग हो रही थी। तो हम लोग उसकी हकीकत जानना चाहते थे कि दरअसल हुआ क्या। और न्यूज़ में रिपोर्ट इस तरीके से आती थी कि रामनवमी का प्रोसेशन निकला, मस्जिद से पत्थर फेंके गए और उस वजह से दंगे हुए। और इसके जवाब में कुछ जो सरकारी मंत्री थे, मिनिस्टर्स, उन्होंने स्टेटमेंट दिए। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जो स्टेट के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जिस घर से पत्थर आएंगे उसको पत्थर का ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। तो एक लोगों में इस तरीके का मैसेज जा रहा था कि मुसलमान इस देश में इंटॉलरेंट है, हिंदू धर्म का, मज़हब का प्रोसेशन भी अमन और चैन से नहीं गुजर सकता, उस पर ये पत्थर मारते हैं। इस तरीके का मैसेज पूरे मीडिया के द्वारा लोगों में फैलाया जा रहा था। तो हम उसकी हकीकत जानने गए कि पत्थर फेंके गए क्या, और अगर फेंके गए तो किसने फेंके, क्यों फेंके, और वो पूरा प्रोसेस क्या था, क्या हुआ, और फिर उन्होंने स्टेट ने उसको कैसे हैंडल किया। क्या ये पत्थर फेंका जाना अनिवार्य था या कोई दूसरी सूरत हो सकती थी, अमन चैन तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, इन सारे सवालात के साथ हम लोग गए। और ये दंगे कोई एक शहर में नहीं, दो शहर में नहीं, लगातार ये दंगे होते रहे। और हमने इस किताब में 11 दंगों की तहकीकात की है। जो रामनवमी को लेकर जो जुलूस निकलते थे उस पर पत्थर फेंके गए और उसके बाद राइट्स हुए। तो इसकी तहकीकात करने हम लोग गए। पहले तो हम लोगों ने अलग अलग उसके रिपोर्ट्स बनाए, रिपोर्ट को सर्कुलेट किए, बहुत उसको वाहवाही भी मिली, लोगों ने सच्चाई जानी। लेकिन ये एक एक रिपोर्ट हम अलग अलग शाये करते रहे। फिर ऐसा लगा कि इकट्ठा अगर सारा रिपोर्ट हो तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं या कॉमन एक पैटर्न है वो एक हमें नज़र आने लगी। तो हमने उसको किताब का स्वरूप दिया। जी मैम, आपसे मेरा सवाल है कि मैं जैसे कांग्रेस एरा में जमशेदपुर राइट हुआ, भागलपुर राइट, सब में भी जमशेदपुर राइट का मैंने डिटेलिंग पढ़ा है। उसमें ये भी है कि वहाँ पे जुलूस निकल रहा था, जुलूस का रूट चेंज कर दिया गया, फिर उसके बाद राइट हुआ। तो वो राइट में और अब जो 2014 के बाद जो राइट हुआ, उसमें क्या बेसिक फर्क था दोनों में? जी, हमने किताब में भी ये लिखा है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के ज़माने में राइट्स नहीं थे। तभी भी राइट्स निकलते थे, तभी भी त्योहार होते थे, जुलूस निकलते थे। और ऐसे हो सकता था कि बहुत बार इनफैक्ट हुआ है कि हिंदू मुसलमान के जुलूस एक साथ निकले हैं। लेकिन पीस कमिटीज ने वहाँ बैठकर रूट्स डिसाइड किए हैं। हर जगह मोहल्ला कमेटी होती है, पीस कमेटी होती है। तो वैसे देखा जाए तो कुछ सालों में टेंशन्स कम हुए थे। लेकिन जो फर्क अब दिखाई दे रहा है वो दो फर्क है। एक तो हमने, जैसे आपने पूछा कि क्यों हमने ये किताब निकाली, और आपने पूछा भी क्या फर्क है। एक ये है कि पहले जब राइट्स होते थे तो बहुत सारे तैयारी करनी पड़ती थी।
जो राइट्स कभी भी दंगे ऐसे ही होते नहीं हैं, उनको भड़काना पड़ता है, उसके लिए प्रेपरेशन लगती है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके बारे में लिखा है कि आपको हथियार इकट्ठा करने पड़ते हैं, आपको जो मुसलमानों के घर है वो आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं राइट्स का ये एक मंसूबा होता है कि जितना ज़्यादा आप डैमेज तोड़फोड़ कर सके वो आप करें। मुसलमानों की प्रॉपर्टी या रेप्स होते थे, लेकिन अभी वो बदल गया है, वो स्वरूप बदल गया है राइट्स का, क्योंकि आजकल आपको इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती है। और यहाँ सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो जिसे हम फ्रिंज एलिमेंट्स पहले कहते थे, या हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अभी सिर्फ अपना डोमिनेशन दिखाने की ज़रूरत है कि हम यहाँ से जुलूस निकालेंगे। अगर आप पूरे ही 11 दंगे देखें जो किताब में है, वहाँ ऑलरेडी एक प्रोसेशन रूट फिक्स था जी, लेकिन ये और कुछ जगह पीस कमिटीज की मीटिंग भी हुई थी जी जी जी, और कुछ जगह नहीं हुई थी जी जी, लेकिन आप देखते हैं कि बिल्कुल वो जुलूस निकलने के बाद उन्होंने रूट चेंज कर दिया है, और ऐसे लगता है कि उनको अपना हक समझ के उन्होंने जो जहाँ मुसलमान बड़े तादाद में थे वहाँ जाके उन्होंने बहुत उकसाया है। पहले शायद इतना नहीं होता था, लेकिन अभी जिस तरह से गाली गलौज होती है, एकदम ही वाहियात, बहुत गंदी गालियाँ दी जाती है, स्पेशली मुस्लिम औरतों को लेकर, तो इतना ज़्यादा प्रोवोकेशन होता है, इतना उकसाना हुआ है। ये शौर्य यात्रा, इसके पहले की भी आप देखें जो चंदा इकट्ठा करने के लिए किया गया था राम मंदिर के लिए, या अभी इस राइट्स में देखें उकसाना, ये जो है पॉलिटिकल एजेंडा के साथ जो उकसाना है, वो आप एक कॉमन चीज़ देखोगे, जो एक फ़र्क है पहले के राइट से। और दूसरा है कि उसके बाद अगर एक भी पत्थर आता है, क्योंकि आप इतना उकसाते हो एक कम्युनिटी को, और कुछ जगह तो शायद वहाँ से पत्थराव ना भी हो, वो भी एक है डायलेमा कि किसने पत्थर फेंका। कुछ जगह हम नहीं कह सकेंगे एक्चुअली किसने पत्थर फेंका है, तो लेकिन उसके बाद जो आपका स्टेट आता है, आपकी पुलिस आके जो एक्शन लेती है, जो एक वन साइडेड ही है, एक तरफा ही वो पूरा एक्शन है, क्योंकि आप मुसलमानों के घर पे ही रेड्स लगाते हो, जैसे वडोदरा में हमने लिखा है। वहाँ तो मज़ार जो थे, दरगाह थे, उस पे भी पथराव हुए थे। सीसीटीवी कैमरास में दिखाया गया था कि वहाँ लोगों ने पत्थर फेंके और वहाँ किक किया। तो इसके लिए कोई सज़ा नहीं, लेकिन मुसलमान के घरों में रेड्स पड़ी है, बहुत सारी तादादों में मुसलमानों को अरेस्ट किया गया है, कभी कभी बहुत ही स्ट्रिक्ट कायदे के अंदर उनको अरेस्ट किया गया है। और बुलडोज़र गवर्नेंस, जिसे हम अभी कहने लगे हैं, बुलडोज़र राज के, जैसे इरफान जी ने भी कहा कि किस तरह से भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, किस तरह से मिनिस्टर्स खुद ये कहते हैं कि हम ये एक्शन लेंगे। नहीं तो आईपीसी में ये कोई कायदा नहीं है कि आप अगर राइट करे तो आपका घर डेमोलिश या आपकी प्रॉपर्टी डेमोलिश किए जाएंगे। और फिर उसके बाद स्टेट कहती नहीं, लेकिन वो तो इलीगल थे। लेकिन अगर आप टाइमिंग्स देखें, जो स्टेटमेंट्स देखें, कब डेमोलिश किए गए हैं, ये दंगों के बाद ही डेमोलिश हुए हैं, और फिर आप कहते हो ये लीगल नहीं है, लेकिन नोटिस इसका या आपने अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है, ये भी एक सवाल है जो हमने किताब में रखा है। तो ये स्टेट मशीनरी जिस तरह से इस्तेमाल करके एक समुदाय को अपने रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से टारगेट किया गया है, ये एक सिस्टमैटिक तरीके से, और स्टेट और राइट विंग मिलकर कोल्यूजन में, ये एक फर्क है जो पहले के राइट्स में था और आज के राइट्स में हमने देखा है। पहले सारी मेहनत दंगाइयों को करनी पड़ती थी, उसका प्लानिंग, उसका खर्च उठाना, असला इकट्ठा करना, निशानदेही करना घरों की, ये सारा दंगाइयों को करना पड़ता था। अब दंगाइयों को खाली एकदम पॉलिटिकल जुलूस निकालकर, धर्म की आड़ में पॉलिटिकल जुलूस निकालकर, पॉलिटिकल स्लोगन्स देकर उकसाना, गाली गलौज देना, और इतना उकसाना कि कोई एक पत्थर फेंक दे, और फिर पत्थर फेंका, ये उसके बाद स्टेट टेक ओवर करती है, और जो घरों को तोड़ फोड़ करने, पहले जो दंगाई जो काम करते थे वो काम अब स्टेट के पुलिस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बुलडोजर्स वगैरह सब मिलकर करते हैं,
और मिनिस्टर उनको थपथपाते हैं। मिनिस्टर चाहते हैं कि ऐसा हो और उस बुलडोज़र राज की वाहवाही होती है। योगी को बुलडोज़र बाबा कहा गया, उनके इलेक्शन प्रचार में बुलडोज़र दिखाया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को बुलडोज़र मामा कहा गया और वहाँ बुलडोज़र का प्रदर्शन। उज्जैन में अगर आप देखें तो उज्जैन आप एक छोटा शहर है और आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा पूरा उज्जैन घूम के ख़त्म होने में। वहाँ 2.5-3 घंटे तक जुलूस चलता रहा, उन्हीं रास्तों से बार बार आना जाना, कहीं जा ही नहीं रहा था जुलूस बार बार लौट कर आ रहा था मुस्लिम इलाकों में और राजनीतिक सियासी नारे देते हुए। और फिर एक पत्थर आने के बाद पुलिस ने और उज्जैन में तो घर तोड़ने के पहले बैंड बाजे बजाकर घर तोड़े हैं बुलडोजरों से। और जैसे एक उत्सव हो रहा है, एक सेलिब्रेशन हो रहा है और यानी देखो हम मुसलमानों को कैसा सबक सिखा सकते हैं। तो ये दंगों का नया पैटर्न हो गया है और यही हमारे जो 11 फैक्ट फाइंडिंग सत्यशोधन हम लोगों ने किया उससे बाहर निकल कर आ रहा है। और एक बात जो निकल कर आ रही है इन 11 जुलूस में कि एक जो होता है वो ट्रेडिशनल पारंपरिक जुलूस होता है जी जो निकल जाता है, शांति से निकल जाता है, जो धार्मिक होता है। मुस्लिम समुदाय भी अपने मस्जिद के सामने खड़े होकर उस जुलूस की आवभगत करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं, पानी देते हैं या कभी चाय या शरबत पिलाते हैं या स्नैक्स पिलाते हैं और वो शांति से गुजर गया इन शहरों में। लेकिन शांति से गुजर गया कि कुछ सियासी ताकतों को नाखुश गवार हुआ, इसलिए उन्होंने अपना जुलूस निकाला, फिर दूसरा जुलूस निकाला। और वो जुलूस राजनीतिक नारेबाजी, एक कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए और वो भी सारे रूप तोड़कर। और उनका काम इतना ही होता था कि इतना उत्सव के एक पत्थर आ जाए, फिर वो वहाँ से भाग जाते। उसके बाद जो आगे का काम पहले दंगाई करते थे वो स्टेट करती। मेरा सवाल ये है कि ये जो दंगे हो रहे इसका इलेक्शन में जीत हार से कितना ताल्लुक है? एक सवाल मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुआ उससे पहले कई रिपोर्टें आ रही थी कि 1 साल में राइट विंग छोटे मीटिंग कर रहे थे और उसमें हर मीटिंग में ज़्यादा इश्तिहार अंगेज हुई, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंड किया जा रहा था, मुसलमानों को उकसाया जा रहा था। छोटी मीटिंग तकरीबन 1000 से ज़्यादा मीटिंग हुई थी। क्या एक तरह से जो पॉलिटिकल जो एनालिसिस से बोलते हैं कि लाडली बहन का रोल रहा है इलेक्शन जीतने में, क्या उसके बजाय ये कहा जाए कि ये सब इस छोटी जो मीटिंग हुई इनकी और हिंदू समाज को यूनाइट करना और मुसलमान किसका रोल ज़्यादा रहा है इसमें? जी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है। जी ये जो 11 दंगे आप जहाँ देखते हैं हुए हैं, एक तो कॉमन फैक्टर है और ये कहीं ना कहीं मजबूत तो राइट को कर रहा है। अभी उस पर इलेक्शन पे उसका असर हुआ है या नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है क्योंकि मध्य प्रदेश में हुए हैं ये दंगे, गुजरात में हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं, झारखंड में हुए हैं। महाराष्ट्र में इतनी सीटें लोकसभा में नहीं आई, लेकिन स्टेट इलेक्शन तो आप पता ही है जिस तरह से जीते। लेकिन सिर्फ इस दंगों की वजह से नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि 2022 से 21 के एंड 22 से जो हिंदू सकल समाज की यात्रा है जो महाराष्ट्र में बहुत बहुत बड़े पैमाने पे हुई है और ये 2-3 मुद्दों को लेकर जो भड़काऊ भाषण दिए गए। एक तो लव जिहाद है, तभी अनफॉर्चुनेटली श्रद्धा वालकर एक केस आया था और जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था कि जैसे हर किसी हिंदू औरत को खतरा है मुसलमान पुरुषों से और अगर आप कहीं भी संबंध बनाते हो तो आपके लाशें फ्रिज में मिलेगी। इस तरह से ये प्रोपेगेंडा गलत, कोई फैक्ट्स नहीं थे या कोई डेटा नहीं है। इनफैक्ट स्टेट ने भी कहा है कि वो ऐसे कोई डेटा रखता नहीं है। दूसरा है लैंड जिहाद, इसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई और यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में बहुत ये पहले आसाम में था, दिल्ली में था ये मुद्दा,
लेकिन जिस तरह से आप आम तरह से पूरे भारत में ये मुद्दा उठाया जा रहा है, वापस एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ये एक था। और आप देखते हैं कि उसका कहीं ना कहीं उसके वजह से ध्रुवीकरण तो हो रहा है जी जी सोसाइटी का। राम को लेकर अयोध्या के जजमेंट के बाद और उसके पहले भी राम यात्रा हमें पता है, जो जी। राम जन्मभूमि की यात्रा पूरी निकाली गई थी, उसके वक्त कितने दंगे हुए थे पूरे देश में। लेकिन अभी भी अयोध्या के जजमेंट के बाद राम को जिस तरह से हथियाया गया है एक चिन्ह के तौर पर हिंदुत्व फोर्सेस ने, ये एक क्लियर मैसेज देने के लिए है। और हमें पता है कि फेस्टिवल्स हो या त्योहार हो या जुलूस हो, स्पेशली पॉलिटिकल जुलूस, जी। क्योंकि पारंपरिक जो हिंदू रामनवमी थे वो ऐसे नहीं थे। जी। वहाँ के बहुत लोकल जो सिटीजन्स थे, रेसिडेंट्स थे, वो ये निकालते थे, अपनी तरह से निकालते थे। ज़्यादातर हमें कहा गया कि ज़्यादातर जो बुजुर्ग थे वो थे, उसमें भजन होते थे, जी। कहीं भी डीजेज नहीं होते थे। जी। ये भी देखा गया है कि स्पेशली बंगाल जैसे प्रदेश में कि यहाँ पहले रामनवमी के जुलूस नहीं निकलते थे। जी। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन के मंसूबे से या पॉलिटिकल मंसूबे से अभी ये जुलूस निकालने का एक प्रथा हुई है। ऐसा नहीं है कि राम जो है वो पूरे देश में इस तरह से जुलूस रामनवमी के निकलते हैं। बहुत सारे जगह जैसे इस स्केल पर, इस तादाद पर नहीं निकलते हैं। तो एक बंगाल ही एक इसका उदाहरण है कि यहाँ पिछले 10 सालों से ही, और ये तो हमें खैर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ही बताया है कि ये प्रथा उन्होंने शुरू की है जी। 10 साल से। में आपने बंगाल का जिक्र कर दिया है, तो बंगाल में जैसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने रामनवमी निकाला, उसके काउंटर में ममता बनर्जी ने हनुमान जयंती निकाला उसी अंदाज में, और अपने तमाम पॉलिटिकल लीडरों, जिसमें मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे, सबको कहा कि तुम जुलूस में भाई राम जय श्री राम नारे लगाओ। तो इस तरह से आपने उस पॉलिटिक्स को, हेट पॉलिटिक्स को भी आपने आगे बढ़ावा दिया। ये जो सेकुलर जमातों का जो ये रवैया है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल जो मज़हब है, मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए जी, और उसका राजनीति से संबंध नहीं होना चाहिए। ये अगर आप राजनीतिक हितों को लेकर अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं, हनुमान का जुलूस निकाल रहे हैं या किसी का भी जुलूस निकाल रहे हैं, जिसमें धार्मिकता नहीं है, जिसमें एक उन्माद वाली परिस्थिति है, जिसमें आपने पैसे दिए हैं इसलिए वो जुलूस निकल रहे हैं, या कोई और सपोर्ट दिया है इसलिए वो जुलूस निकल रहे हैं, वो श्रद्धा से, अंदर से नहीं निकल रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ये धर्म के लिए भी अच्छा नहीं है और राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। फिर ये कॉम्पिटिटिव धर्म की राजनीति हो जाती है और ये आपको नफरत के तरफ ले ही जाएगी। दूसरे सोचेंगे कि हनुमान जयंती को पॉलिटिक्स सपोर्ट करता है, फिर हमारे मज़हब के जुलूसों को या हमारे मज़हब का जो पब्लिक इजहार है उसको क्यों नहीं सपोर्ट करता, फिर वो भी कॉम्पीट करने लगते हैं। और अगर हम धर्म को एक कंपटीशन का एक हथियार बना दे, टूल बना दे, तो उसमें धर्म का सबसे बड़ा नुकसान है और साथ में राजनीति का भी बहुत बड़ा नुकसान है, देश का सबसे बड़ा नुकसान है। कहीं तो हम ये सब तोड़ रहे हैं, तो इसको सेकुलरिज्म नहीं कह सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपने नेरेटिव की बात की, मुस्लिम के खिलाफ नेरेटिव बना दिए गए, तो काउंटर नेरेटिव के लिए सिविल सोसाइटी, आप जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर स्टडीज सोसाइटी वो क्या कर रही है इस वक्त, क्या और इनकी आवाज़ क्यों नहीं मजबूत हो पा रही है, इनकी आवाज़ क्यों नहीं टूटक जा रही है? पहले भी राइट होते थे, सिविल सोसाइटी के किरदार होता था, वो बोलते थे, आगे आते थे, लेकिन अब सिविल सोसाइटी लगता है कि पुश हो गई, पीछे चली गई है। हम बहुत सारे एजुकेशनल कोर्सेज करते हैं, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक कोर्स है, डाइवर्सिटी वॉक का एक कोर्स है, फिर कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ हमारे कैंप्स चलते हैं, वहाँ बच्चे आते हैं और हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ, मज़हब की आज़ादी का एक कोर्स है, जहाँ मज़हब की आज़ादी क्यों होनी चाहिए ये हम इसकी चर्चा करते हैं। हिंदू बच्चे आते हैं, ईसाई बच्चे आते हैं, मुस्लिम बच्चे आते हैं, सिख बच्चे कभी आते हैं, एक बार ही आते हैं, लेकिन ये सारे बच्चे आते हैं और ये बात को बखूबी से समझते हैं, हमारी बातों को बखूबी से समझते हैं, उसको सराहते हैं, उसको अपनाते हैं।
तो हम जो नैरेटिव कर रहे हैं वो सभी सेक्शन को स्वीकार है। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास वो मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं है जो गोदी मीडिया के पास है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास है, प्रिंट मीडिया के पास है। हमारी आवाज़ कहीं कोने में दबी पड़ी है, लेकिन जो भी वो हमारी आवाज़ सुनता है, हमारी आवाज़ मैं कहूँगा इंसाफ की आवाज़ है, न्याय की आवाज़ है, सभी को बराबर देखने की आवाज़ है, मानव अधिकारों की आवाज़ है, और साथ में जो सबको बहुत एक्सेप्टेबल लगता है कि भारत की विविधता ही भारत को जोड़ के रखेगी, ये आवाज़ है। जब ये बात लोगों को समझ में आती है कि विविधता से हमें खतरा नहीं है, विविधता हमें और ज़्यादा समृद्ध करता है, हमें ज़्यादा और एनरिच करता है, हमारे कल्चर को, हमारी पहचान को, हमारे मज़हब को, हमारी भाषा को, हमारे रीति रिवाजों को और ज़्यादा एनरिच करता है। जब ये लोगों को ये बात समझ में आती है तो दूसरे मज़हब से या दूसरी भाषा से या दूसरे कल्चर से उनको ख़तरा नहीं लगता है। मैं एक सिंपल बात, हम लोग एक वो कहानी भी बहुत लंबी कहानी है हमारे वर्कशॉप में कहते हैं, लेकिन यहाँ एक सरलीकरण करते हुए कहता हूँ कि जैसे ड्रम्स को बांसुरी से खतरा नहीं है, लेकिन दोनों मिले तो सुरीला संगीत बनता है। वैसे ही भारत की गंगा जमनी तहजीब का इतिहास है। वो इतिहास जब हम बताते हैं तो लोगों को बहुत छूती है और समझ में आती है कि हम भारतीय हैं, हम एक हैं, हमारी भाषा कॉमन है, हमारे बहुत सारे रीति रिवाज कॉमन है। हाँ, कुछ अलग रीति रिवाज भी है, लेकिन हिंदुओं में आप देखें तो बहुत विविध कल्चर है, मुसलमानों में कल्चर की विविधता है। तो इसलिए ये जो कम्युनल फोर्सेस है वो मज़हब को या एक समुदाय को ख़तरा बनाकर पेश करती है ज़बरदस्ती। तो उसके बारे में झूठ फैला कर मीडिया के सपोर्ट से उनको ख़तरा बनाकर समझ कर, लेकिन हम जब एक पूरे भारतीयों की एकता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मानव अधिकारों की बात करते हैं, सभी को बराबर देखने की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं, तो वो भारतीयों को, हमारे समाज को, हमारे सभी लोगों को 100% मैं कहूँगा कि अपील करती है। इक्का दुक्का कोई होगा जो बिल्कुल सर फिरा है, राजनीतिक आइडियोलॉजी से सर फिरा है, ऐसे इक्का दुक्का को शायद वो पसंद नहीं आते होंगे, लेकिन करीब 100% को हमारा नैरेटिव, हमारी बातें पसंद आती हैं। मैं आपसे एक सवाल, शायद थोड़ा पर्सनल भी हो रहा है, हो जाएगा। मेरा सवाल ये कि हेट जो है समाज के हर सतह पर मुंतशिर करता है, किया है इसको, और खुद मुस्लिम समाज का भी एक हिस्सा उससे इफेक्ट है और अपोजिट भी इफेक्ट है। आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करती हैं जो लिबरलिटी और सेकुलरिज्म और फ्रीडम के लिए काम करती है। जब आप अपने घर जाती हैं, अपने सोसाइटी में आती हैं, तो उस आपके इस काम को किस नज़रिए से देखा जाता है? जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि समाज में हर तबके में या हर किसी को अभी इतना प्रभाव है नफरत का, या नफरत की राजनीति सभी घरों में जा चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता है। जी, जी। और शायद मेरी सोसाइटी है या मेरी खुद का जो मेरा परिवार है, परिवार से बाहर जो सोसाइटी, परिवार से बाहर या सोसाइटी है, जी, जी। और आम सोसाइटी की बात कर रहे थे, वो CSSS को बिल्कुल एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन के तौर से देखता है, क्योंकि वो सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है। जी, जी। वापस ये एक कहने की बात, ये हाईलाइट करने की ज़रूरत है आज के हम जब CSSS की बात करते हैं तो वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। इनफैक्ट हम पे अगर हमले हुए हैं तो वो मुसलमान फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने किए हैं। तो हम सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर काम नहीं करते हैं। जी। किताब का भी सेंट्रल पॉइंट यही है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई ही नहीं है। ये लड़ाई है कि आपका सेक्युलर डेमोक्रेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अधिकार दिया है, जो मूलभूत आपका एक फाउंडेशन है संविधान का, ये आप कैसे बचा सकते हैं।
और इसके लिए जो खतरा है आज वो कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये नफरत की राजनीति है, ये लोग समझते हैं। तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैं एक कम्युनिटी से आती हूँ तो मुझे ये बहुत लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसके जस्टिफिकेशन वो देखते हैं। और मुझे लगता है ऐसे ही आम समाज भी अभी तक केपेबल है, सक्षम है कि ये देखे। हाँ, एक है कि हमारे जो नैरेटिव्स हैं वो शायद इतने व्हाट्सएप पे नहीं जाते, वायरल होते हैं जितने आईटी सेल जो ऑपोजिशन है उसमें उनके होते हैं। लेकिन हर कोई एक उनका खुद का विवेक होता है और मुझे नहीं लगता कि सब लोग नफरत की राजनीति इतना उसमें मानते हैं या ये इतना प्रचार हो रहा है उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। मैं अपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के नाज़रीन से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ये किताब जो है वेपनाइजेशन ऑफ द हिंदू फेस्टिवल, ये किताब जो है अमेज़न पर फारूस मीडिया ने पब्लिश किया है, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। धन्यवाद।